हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपकी अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के बेहतरीन और तड़कते भड़कते प्रश्नों के साथ में। ठीक है, उससे पहले देखो कुछ मोटिवेशन लाइन है कि साथियों, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। साथियों, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, जिसके दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक बाला जाए। ठीक है, आप सभी राणा के वंशज हो और आपको जो है वो रीट के इस रण में भाला जो है वो फेंकना है। ठीक है, देखते हैं कि किसका कितनी दूर तक जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोहलर का, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कोहलर की। कोहलर का अधिगम का जो सिद्धांत है ये किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके रीट के अंदर प्रीवियस ईयर यानी कि पूछा गया प्रश्न है कि कोहलर का जो अधिगम का सिद्धांत है ये किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो भाई, पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का अंत्यदृष्टि, या फिर सूझ का सिद्धांत, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कोहलर को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अंत्यदृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। देखो साथियों, यहाँ पे इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अंत्यदृष्टि का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो नाम आ गया कोहलर का। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कॉफ का। ठीक है, एक नाम याद रखना है कोहलर का, दूसरा याद रखना है कॉफ का, और तीसरा याद रखना है मैक्स वर्दीमर। ठीक है, मैक्स वर्दीमर। अब देखो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं जिनका संबंध गेस्टाल्टवाद से नहीं है। ठीक है, जिनका संबंध गेस्टाल्ट वाद से नहीं है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो हैं वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, देखो गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है साथियों। गेस्टाल्टवाद का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी स्थिति के बारे में हमें जो है वो संपूर्ण ज्ञान। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें 2 स्थितियां हैं। ठीक है, या तो आप कहोगे कि सर जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हो, या फिर आप कहोगे कि बिल्कुल भी घटिया जो है वो तरीके से पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है कि किसी भी स्थिति के बारे में, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान होना क्या कहता है, गेस्टाल्टवाद कहलाता है। तो गेस्टाल्टवाद के अंदर 3 मनोवैज्ञानिक बड़े इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो गेस्टाल्टवाद में एक तो नाम आता है कोहलर का। ठीक है, एक तो नाम याद रखना कोहलर का। ठीक है, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो ये दिया है अंत्यदृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत। ठीक है, अंत्यदृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक पूछे तो कर देना है कोहलर। ठीक है, 2 नाम और याद रख लेना, एक तो कोफ्का का और एक मैक्स वर्दीमर। ठीक है, एक तो कोफ्का और एक अपने मैक्स वर्दीमर, ये तीनों, ठीक है, ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक साथियों ये अपने गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो कोहलर, कोपका और मैक्स वर्दीमर, ठीक है, तीनों गेस्टाल्टवादी है। ठीक है, और कोहलर का सिद्धांत है अंत्यदृष्टि का सूझ का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत जो है वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत जो है वो अचानक से समस्या की, यानी कि अचानक से समाधान समस्या की वकालत करने वाला सिद्धांत है। देखो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे सूझ के सिद्धांत की। ठीक है, ये जो सूझ का सिद्धांत है, ठीक है, सूझ का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक करना है कोहलर। ठीक है, सूझ का जो सिद्धांत दिया था अंत्यदृष्टि सूझ का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है, कोहलर है। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था ये किया था चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, कोहलर ने जो प्रयोग किया था ये साथियों क्या था, चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, अब क्या था सुनिए, इस चिंपांजी को जो है वो इस प्रकार के एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक केले का गुच्छा जो है वो रख दिया जाता है। ठीक है, इस चिंपांजी जो है वो इसके अंदर है। इस पिंजरे के अंदर चिंपांजी को बंद किया, बाहर जो है वो केले का एक गुच्छा रखा। अब चिंपांजी यहाँ से हाथ बाहर निकालते हैं, लेकिन हाथ जो है वो इस केले के गुच्छे तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अब देखो चिंपांजी को अचानक यहाँ पे रखी गई एक लोहे की सड़ जो है वो दिखाई देती है, और इस सड़ को उठाकर इस केले को गुच्छे को जो है वो चिंपांजी अपनी ओर खींच लेते हैं इस प्रकार से।
ठीक है, और केले जो हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, तो ये कहलाता है अंतर्दृष्टि या फिर सूझ का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है कोहलर। ठीक है, प्रयोग किस पे किया? प्रयोग किया था चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, अब देखो एग्जाम के अंदर आपसे एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि आप जो है मतलब कोई भी स्थिति आपको देख करके सिद्धांत का नाम जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि यानी कि अगर हम सूझ के सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी समस्या के बारे में हमें अचानक से ज्ञान हो जाता है। ठीक है, जैसे आप जो है वो रास्ते के अंदर जा रहे हो और आपके पीछे जो है वो एक कुत्ता भाग रहा है। ठीक है, और रास्ते में पहले तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आप भागते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको जो है वो एक पेड़ दिखाई देता है और आप जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये मतलब किसी भी समस्या के बारे में अचानक से समाधान आपको जो है वो पता होना या फिर ज्ञात होना, उसको हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत इसमें क्या होता है? अचानक समाधान, यानी कि अचानक से किसी भी समस्या के बारे में समाधान की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होना, उसको हम बोलते हैं सूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक पूछे तो करना है कोहलर। ठीक है, प्रयोग किस पे किया? तो ये कहता चिंपांजी के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, किसकी बात हो रही है साथियों? अल्बर्ट बांडुरा की बात हो रही है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। ये आपके रीट L1। ठीक है, ये आपके रीट L1 के अंदर पूछा गया किसने कि अल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है वो दिया है। ठीक है, तो अलगम यहाँ पे सॉरी अल्बर्ट बांडुरा की बात करें तो ये दिया है कौन सा? अपने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हो जाएंगे अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, देखो ये जो सिद्धांत है ये साथियों सामाजिक अंत्यक्रिया। ठीक है, ये जो अपना सिद्धांत है कौन सा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादक पूछे तो करना है अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये सामाजिक अंत्यक्रिया को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, जब हम समाज के लोगों से सीखना, ठीक है, समाज में रह करके सीखना, ये कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? अपना कौन सा? अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक अंत्यक्रिया को जो है वो सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। कौन सा? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक पूछें तो कर देना है अल्बर्ट बांडुरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रक्रिया में, ठीक है साथियों, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जिस प्रक्रिया के अंदर, जिस क्रिया के अंदर व्यक्ति जो है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। ठीक है, दूसरों का व्यवहार जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर आएगा सामाजिक अधिगम। ठीक है, और सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया है ये दिया है अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो दिया गया है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के, जो व्यक्ति अनुक्रिया करते हैं उनकी मतलब अनुकरण करके सीखता है। ठीक है, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर सीखता है। किसमें? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है अल्बर्ट बांडुरा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को लेकर के। साथियों संज्ञानात्मक या फिर आ जाए ज्ञानात्मक। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ एक ही हैं। कहीं पर भी शब्द आपको संज्ञानात्मक दिखेगा, कहीं पे आपको जो है वो ज्ञानात्मक मिलेगा। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ठीक है, पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन था? तो ये सबको पता है कौन थे? जीन पियाजे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? साथियों संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्या करोगे? जीन पियाजे करना है। ठीक है, जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक। ठीक है, संज्ञानात्मक या फिर अपने ज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने कुल जो है वो 4 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, विकास की कितनी अवस्थाएं? विकास की 4 अवस्थाएं जो है वो बताइए। ये क्वेश्चन आपकी पिछली रीट के अंदर पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, तो कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, 4 अवस्थाएं कौन सी है? डोंट वरी, हम आगे जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे की बात हो रही है। ठीक है, संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी अवस्थाएं हैं भाई? 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। मैं चारों अवस्थाओं को यहाँ पर एक बार जो है वो लिख के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे
पहली जो अवस्था है ये है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था है तो भी वही है, संवेदी गामक अवस्था है तो भी वही है, ठीक है। ये होती हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है साथियों। पहली जो अवस्था है वो है संवेदी गामक अवस्था या फिर आएगा संवेदी पेशीय अवस्था, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। संवेदी गामक आए तो भी वही बात है और संवेदी पेशीय आए तो भी वही बात है। ये अपने होती हैं 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है, 0 से 2 वर्ष होगी संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। उसके बाद में अगली जो दूसरी जो अवस्था है, ठीक है साथियों, दूसरी जो अवस्था है ये है प्राक या फिर पूर्व, ठीक है, प्राक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक या फिर पूर्व जो है वो संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। कब से कब तक है? 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की जो अवस्था है ये होती है प्राक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कब से कब तक? 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। तीसरी अवस्था देखो, तीसरी जो अवस्था है, ठीक है साथियों, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त कह दो, स्थूल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये अपने होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था को, दोनों एक ही बात है। ये अपने 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती हैं, ठीक है। चौथी देखो, चौथी आएगी औपचारिक या फिर, ठीक है, चौथी आएगी अमूर्त या फिर औपचारिक, ठीक है, अमूर्त या फिर औपचारिक, और ये होती है फिर 12 वर्ष से आगे, ठीक है। ये जो अवस्था होती है ये फिर 12 वर्ष से आगे, ठीक है, ये ऐसे याद रखना 12 वर्ष से आगे बस, ठीक है। तो 4 अवस्थाएं होगी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था। कब से कब तक है? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक है, ठीक है। उसके बाद में प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये अपने होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, ठीक है। तीसरी जो अवस्था है ये है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। और उसके बाद में चौथी जो अवस्था है ये है अमूर्त औपचारिक, ठीक है। कौन सी है? अमूर्त औपचारिक है और ये होती है 12 वर्ष से फिर आगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है संक्रांतक अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाएं जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखो इन अवस्थाओं की अलग अलग विशेषताएं भी हैं और, ठीक है, उनको भी हम आगे जो है वो पढ़ेंगे, इसलिए क्लास में अंत तक जो है वो टिके रहना, बहुत कुछ जो है वो अच्छा करके जाओगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे द्वारा, ठीक है, दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो विकास का एक प्रमुख काल नहीं है, ही आपके रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखो संवेदी प्रेरक ये होती है, संवेदी प्रेरक पूर्व संक्रियात्मक ये भी होती है, ठीक है, औपचारिक होती है, लेकिन सक्रिय चरण ये नहीं होती हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही नहीं है, सक्रिय चरण जो है ये अवस्था नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न कह रहा कि जीन पियाजे की, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सम्मिलित है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो सम्मिलित है? सबसे पहले औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम बोल देते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है अपने का कब से कब तक? ये होती है 12 वर्ष से फिर आगे, ठीक है। 12 वर्ष से फिर आगे जो अवस्था होगी वो होगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसको बोल दो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। ये होती है 12 वर्ष से ऊपर की अवस्था, ठीक है। उसके बाद में संवेदी गामक या फिर संवेदी पेशीय ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, ठीक है। संवेदी गामक या फिर संवेदी पेशीय जो अवस्था है साथियों ये अपनी 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हो जाएगी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। और उसके बाद में ये उपरोक्त सभी यानी कि तीनों अवस्थाएं हैं यहाँ पे, तीनों और एक चार और कौन सी बस की यहाँ पे? औपचारिक, संवेदी, प्राक या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है ये दिया था जीन पियाजे ने, और मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं जो है वो बताइए, चारों का टाइम पीरियड अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था जो है वो कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है।
और ये आपके रीट लेवल 2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था जो है वो कौन सी है। तो अंतिम है कौन सी, अंतिम है अमूर्त या फिर इसको बोल दो औपचारिक। ठीक है, अंतिम जो है वो कौन सी है, अमूर्त या फिर इसको हम बोल देंगे औपचारिक। और ये होती है कब से कब तक, ये होती है 12 वर्ष से अधिक। ठीक है, 12 वर्ष के ऊपर की जो आयु होती है इसको जीन पियाजे ने अमूर्त या फिर औपचारिक, ठीक है साथियों, अमूर्त या फिर औपचारिक अवस्था बताया किसने, जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे आपकी कौन सी होगी, यहाँ पे आपकी हो जाएगी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति अ, परिकल्पनात्मक ढंग से, ठीक है, परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं तथा परिकल्पना की जांच कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, परिकल्पनाओं पर विचार और जांच कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है ये कब से कब तक, ये होती है फिर 12 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था। ठीक है, 12 वर्ष से जो ऊपर की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके अंदर जो होता है व्यक्ति वो अमूर्त ढंग से जो है वो विषय वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में अमूर्त ढंग से जो है वो सोच विचार कर सकता है। तो ए और बी यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुर्नर ने, ठीक है, बात हो रही है किसकी, जेरोम बुर्नर की। ठीक है, जेरोम बुर्नर ने बौद्धिक विकास की निम्न अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो गामक अवस्था बताइए बिल्कुल, प्रतीकात्मक अवस्था बताइए बिल्कुल, परि परिमापक अवस्था, यहाँ पे परिमापक अवस्था बताइए और उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो जेरोम बुर्नर की है। ठीक है, जेरोम बुर्नर में गामक अवस्था, ठीक है, सेकंड प्रतीकात्मक अवस्था और तीसरी जो है वो प्रतिमापक अवस्था। ठीक है, तो तीनों यानी कि ऑप्शन डी जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी, ठीक है, बुर्नर द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जेरोम बुर्नर के द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास की कौन सी जो है वो सर्वोच्च अवस्था है। ठीक है, ऑप्शन देखो, सक्रिय अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था या फिर संवेदी अवस्था। तो सबसे यहाँ पे पूछा सर्वोच्च का, तो सर्वोच्च के लिए हो जाएगी कौन सी, प्रतीकात्मक अवस्था। साथियों अच्छे से याद रखना, प्रतीकात्मक जो अवस्था है ये जेरोम बुर्नर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है प्रतीकात्मक अवस्था। ठीक है, जिनका भी आंसर यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतीकात्मक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है। ठीक है, विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है किसको, ये अपने जेरोम बुर्नर को दिया जाता है। ठीक है, किसको साथियों, जेरोम बुर्नर को, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा जेरोम बुर्नर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, एस आर सिद्धांत यानी कि अनुक्रिया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एस यानी कि संबंध प्रतिक्रिया। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया, तो इससे कौन सा जो है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, थॉर्नडाइक ये बिल्कुल है, स्किनर बिल्कुल है, पावलोव बिल्कुल है, लेकिन जेरोम बुर्नर की बात करें तो ये जो है वो एस आर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन, जेरोम बुर्नर। बाकी थॉर्नडाइक है, ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। ठीक है, ट्रायल और एरर थ्योरी। ठीक है, स्किनर, बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है, आईपी पावलोव कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर कंडीशनल थ्योरी। ठीक है, तो ये पे आपका डी ऑप्शन बुर्नर जो है ये साथियों एस आर अधिगम, जो एस आर अधिगम जो थ्योरी है इससे संबंधित नहीं है, जेरोम बुर्नर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि
ये स्टडी ऑफ थिंकिंग पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये स्टडी ऑफ थिंकिंग जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे जेरोम बुर्नर, ठीक है। जिनका भी आंसर यहाँ पे 1 नंबर आया, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्टडी ऑफ थिंकिंग जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जेरोम बुर्नर, ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा जेरोम बुर्नर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, ठीक है। एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी है वो अपने गेंदबाजी, ठीक है, गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर उसके बल्लेबाजी को कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता है, इसको जो है वो क्या कहा जाता है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, ठीक है, उसके बाद में पर उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसको जो है वो क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा, शून्य परीक्षण अंतरण जो है वो इसको कहेंगे, क्योंकि गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है लेकिन वो अपने बल्लेबाजी के कौशल को विकसित नहीं कर पाता, तो इसको साथियों जो है वो शून्य परीक्षण अंतरण जो है वो कहा जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा शून्य परीक्षण अंतरण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस ऑफ बहुवचन, ठीक है, हाउस का बहुवचन जो है वो हाउसेज है, हाउस का जो बहुवचन है, ठीक है, वो क्या है, हाउसेज हैं। तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन जो है वो माउसेज कर दिया, ठीक है। क्या हुआ था कि एक अध्यापक ने कक्षा के अंदर पढ़ाया और उसने बताया कि हाउस का, ठीक है, जो बहुवचन होता है, ठीक है, प्लूरल होता है, वो होता है हाउसेस, लेकिन विद्यार्थियों ने इसी अधिगम में मतलब सेम, ठीक है, सेम प्रतिक्रिया अपनाते हुए विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन जो है वो माउसेज कर दिया, ठीक है। अब देखो यह उदाहरण जो है ये किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का एक उदाहरण है, तो ये साथियों का है, ये है अपना ऋणात्मक स्थानांतरण। कौन सा है, ऋणात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि ये जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन के अंदर किया गया व्यवहार सही है, लेकिन दूसरी कंडीशन के अंदर जब अधिगम का स्थानांतरण हुआ है तो वो सही तरीके से नहीं हुआ, यानी कि गलत तरीके से हुआ है, तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक स्थानांतरण, ठीक है। कौन सा, ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी कि नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी उद्दीपन के, ठीक है, निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार पे होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी नहीं है, अस्थायी की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा अभ्यस्तता, ठीक है। उसको साथियों हम अभ्यस्तता कहेंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह, इसको हम कहेंगे अभ्यस्तता, ठीक है। क्या कहेंगे, अभ्यस्तता कहेंगे, क्योंकि निरंतर दे रहे हैं और उसके बाद में बंद करने पर वो चीज़ जो है वो भूल जाएगा, यानी कि वो चीज़ अस्थायी हो जाएगी, स्थायी नहीं है। अगर देना बंद करेंगे उसको तो वो भूल जाएगा, तो ये इसको हम अभ्यस्तता कहेंगे, ना कि अधिगम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो फ एवं व म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है, ठीक है। फ की ध्वनि और व की, म की ध्वनि और न की ध्वनि, ठीक है, अक्षरों की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाना, ये अधिगम किस अधिगम समस्या से संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। जिनका भी आंसर यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको हम प्रत्यक्षीकरण कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत, ठीक है, अभिकर्मित अधिगम की पद्धति का आधार है, ठीक है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत जो है ये अभिकर्मित अधिगम की पद्धति का आधार है, तो ये अपना कौन सा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। ये जो सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये साथियों अभिकर्मित अधिगम की पद्धति का आधार है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे इससे हो जाएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण जो है वो अधिगम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, अधिगम को प्रदर्शित करता है कि कौन सा उदाहरण जो है, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो सीखने को, यानी कि लर्निंग को यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है।
हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, बिल्कुल ठीक है। स्वादिष्ट भोजन देकर मुंह के अंदर लार आना, साथियों ये जो हैं ये तो स्व प्रतिक्रिया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि ये जो हैं वो स्वचलित है, इसके अंदर सी का कुछ भी नहीं गया है। भाई स्वादिष्ट भोजन को देखेंगे तो ये जो है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, इसके अंदर मुंह के अंदर पानी आना, ये साथियों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके अंदर सीखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चढ़ना, भागना, ठीक है, फेंकना, ये 3 वर्ष तक ये तो अपने आप जो है वो चालू हो जाता है, इसमें कोई सीखने की बात नहीं है। तो यहाँ पे हाथ जोड़ करके अध्यापक का क्या करना, अभिवादन करना, ये साथियों उदाहरण जो है ये अधिगम को प्रसिद्ध कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यवहार के अंदर नया जोड़ करके सीखा गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन, हाथ जोड़कर अध्यापक का क्या करना, अभिवादन करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार का पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन जो है ये किसके लिए निश्चित होते हैं, ठीक है। व्यवहार की पुनरावृत्ति तथा परिमार्जन जो है ये किसके लिए निश्चित होते हैं, अनुक्रिया के लिए, परिणाम के लिए, उद्दीपक के लिए, या फिर अनुबंधन के लिए, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन है क्या, हाँ जी क्वेश्चन है इसके आगे भी। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा, व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन जो है ये साथियों अपने परिणाम के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवहार की पुनरावृत्ति और परिमार्जन जो है ये परिणाम के लिए आवश्यक होते हैं, परिणाम के लिए निश्चित होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो निम्न में से कौन सा कारक जो परीक्षण जो है वो अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता। ये आपके फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी जो हैं वो सही सही कमेंट कर पाते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक परीक्षण अधिगम के हस्तांतरण इनकी एक से दूसरी जगह में ट्रांसफर करने में मदद नहीं करता है, ठीक है, हेल्प नहीं करता है। इच्छा शक्ति होगा, उचित वातावरण होगा, परिपक्वता होगा, या फिर थकावट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, ठीक है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।